अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे लेयरिंग कॉन्सेप्ट को और हर लेयर को थोड़ा और डिटेल के अंदर देखेंगे उनकी फंक्शनलिटीज़ के साथ साथ। देन उसके अलावा फिर हम लोग जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर है इस कोर्स को जो मैंने डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया हुआ है कि हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉप लेयर के एप्लीकेशंस कैसे डिज़ाइन होती हैं, नेटवर्क में कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, उनके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं और कैसे वर्क करती है एप्लीकेशन। तो देन हम लोग टॉप डाउन अप्रोच के ऊपर इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया कि जिसमें हम लोग एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करते हुए नीचे फिजिकल लेयर तक आएंगे और फिर उसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हमने कुछ लेयर का कॉन्सेप्ट को मज़ीद आगे देखना है और साथ जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर उसके कुछ बेसिक्स आज हमने देखने हैं। अच्छा, तो इससे पहले हमने एक देख लिया था ये वाला कॉन्सेप्ट कि हमें लेयर्स क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी इन नेटवर्क। तो उसको दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास चूँकि नेटवर्क जो है कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करता है। कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे डिपेंड करती है कि आपका नेटवर्क में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, यूज़र्स कौन कौन से हैं, सर्विसेज आपने कौन कौन सी प्रोवाइड की हुई हैं, देन आपका नेटवर्क किस तरह इम्प्लीमेंटेड है, वो उसके रनिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारे पास एक नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर होता है। तो अगर इसको एक जनरल पर्सपेक्टिव से देखें या इसको एक बिग नेटवर्क या आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है। बिग नेटवर्क की हालत ना भी देखें तो इवन लैन या मैन आर्किटेक्चर या पैन आर्किटेक्चर भी जो है वो भी हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है क्योंकि उसमें आपने यूज़र्स की मैनेजमेंट कैसे करनी है, सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करनी है, कौन से यूज़र को कौन सा एक्सेस कितनी सर्विसेज का एक्सेस देना है, तो ये सारा कुछ आपके पास नेटवर्क के अंदर कंट्रोल किया जाता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर पाई जाती है कि जिस वजह से हमारे पास इस कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को रिजॉल्व करने के लिए और यूज़र्स को मैनेज करने के लिए एक आसानी से हमारे पास फिर लेयरिंग का हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप किया। लेयरिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर हमने दो तरह के लेयर आर्किटेक्चर देखे थे। एक OSI बेस्ड आर्किटेक्चर देखा था जिसमें 7 लेयर मॉडल था और एक हमने इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक या TCP/IP वाला मॉडल देखा जिसमें 5 लेयर का मॉडल था। तो OSI रेफरेंस मॉडल जो था वो इनिशियली तौर पर डेवलप किया गया था। ये बेस करता था आपके पास 7 लेयर्स के ऊपर। ठीक है, अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये ISO 7498 के अंदर स्पेसिफाइड है इसकी स्पेसिफिकेशंस। देन इंटरनेशनली तौर पे इसको एक्सेप्ट किया गया था ISO की तरफ से और देन इसको हमने स्टैंडर्डाइज किया था। अच्छा, इसके 7 लेयर्स की बात करें, इसमें हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, देन ट्रांजिशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, ये 7 लेयर से हमारे पास मिलके 7 OSI का मॉडल बनता है। अच्छा, जो 7 की 7 लेयर्स हैं, अगर इनकी बात करें तो ये 7 की 7 लेयर्स जो हैं वो हमारे पास जो एंड सिस्टम्स होते हैं, हमने नेटवर्क के अंदर 3 मेन एंटिटीज़ देखी हैं अभी तक। एक हमारे पास नेटवर्क एज या जहाँ पे हमारे पास एंड सिस्टम लोकेटेड होते हैं या सर्वर्स होते हैं। देन उसके अलावा हमने सेकंड जो एंटिटी देखी थी वो थी हमारे पास एक्सेस नेटवर्क, जहाँ पे हमारे पास फिजिकल मीडियम होता है या वायर्स या वायरलेस बेस्ड मीडियम होता है। उसके अलावा फिर हमारे पास नेटवर्क कोर होती है। नेटवर्क कोर एक्सेस नेटवर्क और हमारे पास एज सिस्टम से मिलके हमारे पास एक पूरा नेटवर्क बनता है। तो अगर 7 लेयर मॉडल की बात करें तो होल 7 लेयर जो इम्प्लीमेंटेड होंगी वो हमारे पास नेटवर्क एज के ऊपर इम्प्लीमेंटेड होंगी। क्यों? क्योंकि जो डाटा ओरिजिनेशन है, देन डाटा की प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम एंड टू एंड डिवाइसेस वो मैनेज ही 7 लेयर मॉडल के ऊपर की जाती हैं। तो इस वजह से जो होल 7 लेयर मॉडल है वो हमारे पास नेटवर्क एज के ऊपर इम्प्लीमेंटेड होता है या नेटवर्क एज डिवाइसेस के ऊपर इम्प्लीमेंटेड होता है। इसमें हमारे पास सर्वर्स आ जाते हैं जिसमें हमारे पास लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, यूज़र के जितनी भी एक्सेसिबिलिटी में जितनी डिवाइसेस होती हैं वो जो यूज़ करता है वो हमारे पास 7 लेयर मॉडल को फॉलो करती हैं। अच्छा, देन हमारे पास जो बात करें नेटवर्क कोर की, तो नेटवर्क कोर के अंदर हमारे पास एट मोस्ट 3 लेयर्स हो सकती हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। इन 3 लेयर से मिलके हमारे पास कोई नेटवर्क कोर की डिवाइस बन सकती है। तो अगर डिवाइसेस की बात करें हमारे पास, तो नेटवर्क कोर के अंदर हमने यूजुअली देखी हैं 3 तरह की डिवाइसेस होती हैं। एक को हम लोग राउटर कहते हैं, एक को हम स्विच कहते हैं और एक को हम हब कहते हैं या मल्टीप्लेक्सर कहते हैं उसको या रिपीटर कहते हैं कुछ ज़बान के अंदर। तो जो राउटर होता है, राउटिंग उसने परफॉर्म करनी होती है। जो राउटर होगा वो हमारे पास सबसे इंटेलिजेंट डिवाइस है नेटवर्क कोर की और उसके अंदर हमारे पास ये
3 लेयर्स होती हैं, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ये OSI रेफरेंस मॉडल की बात कर रहे हैं, या अगर TCP IP मॉडल की बात करेंगे तो उसमें भी जो लास्ट 3 लेयर्स हैं वो भी ये, तो वो भी आपके पास राउटर के अंदर होंगी। अलबत्ता उसमें ऊपर वाली जो 3 लेयर्स हैं, लेयर 7, 6 और 5, इनसे मिलके एक ही लेयर है एप्लीकेशन लेयर। अच्छा, देन उसके बाद अलावा हमारे पास जो नेटवर्क कोर के अंदर दूसरी डिवाइस हो सकती है, वो हमारे पास स्विच हो सकता है। स्विच जो है वो हमारे पास आखिरी 2 लेयर्स के ऊपर ऑपरेट करता है, लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के ऊपर। और हमारे पास जो हब या मल्टीप्लेक्सर होता है फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ डिवाइसेस थी जो हमारे पास लेयर आर्किटेक्चर के ऊपर ऑपरेट करती हैं, ये बताना आप लोगों को ज़रूरी था। अच्छा, जो हमारे पास लेयर 1 से लेके लेयर 4 तक ये जो लेयर्स हैं, ये हमारे पास रिलेट करती हैं कि आपने इधर जो हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं वो यूजुअली रिलेट करते हैं कि आपके पास जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ कैसे डेवलप हो सकती हैं, उनके हवाले से प्रोटोकॉल्स यहाँ पर डेवलप किए जाते हैं। जबकि लेयर 5, 6, 7 की बात करें तो ये हमारे पास यूज़र रिलेटेड एप्लीकेशंस के ऊपर इनके प्रोटोकॉल्स डेवलप होते हैं। अगर हम लोग TCP IP मॉडल की बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक लेयर 5 है जिसमें एप्लीकेशन लेयर है। तो जो लेयर 5 होगी वहाँ पे जो एप्लीकेशन लेयर है वो हमारे पास सिर्फ यूज़र रिलेटेड एप्लीकेशन से उधर एप्लीकेशन डेवलप की जाती हैं। यूज़र रिलेटेड एप्लीकेशन के इश्यूज़ हैंडल करती है, उधर प्रोटोकॉल उसके रिलेटेड होते हैं। और जो बाकी नीचे वाली 4 लेयर्स हैं उसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसी तरह स्टैंडर्डाइज़ होती है, जिस तरह 7 लेयर में होती है। अच्छा, तो टॉप से अगर स्टार्ट करें तो एप्लीकेशन लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर जैसे हमने इससे पहले देखा कि ये आपके पास रिप्रेजेंट करती है सर्विसेज से, कि जो कि आपके पास डायरेक्टली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की, जैसे फाइल ट्रांसफर आपने करना है, डेटाबेस एक्सेस लेना है, या ईमेल है, या ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन जो आपने नेटवर्क पे यूज़ करनी है, उनकी आपको सपोर्ट जो प्रोवाइड करती है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती है। और नेटवर्क एप्लीकेशन लेयर की बात करेंगे OSI के अंदर, तो एप्लीकेशन लेयर का काम कुछ इस तरह से होगा। अगर सेंडिंग प्रोसेस की बात करें, जब आप डाटा ट्रांसमिट कर रहे होंगे या सेंड कर रहे होंगे, तो आपके पास यूज़र से या प्रोग्राम से हम लोग डाटा गेट करेगी एप्लीकेशन लेयर, उसको एक एप्लीकेशन लेयर का जो फॉर्मेट है उसके अंदर कन्वर्ट करके देन एप्लीकेशन लेयर का एक हेडर इम्बेड किया जाता है। ठीक है, ये हेडर एक्चुअली बताता है कि आपने कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया है फॉर कन्वर्जन ऑफ डाटा या इंक्रिप्शन ऑफ डाटा। ठीक है, ताकि वो ही फिर हमारे पास रिसीविंग एंटिटी के ऊपर इस्तेमाल और हम लोग डिक्रिप्शन करके वो डाटा को हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंडिंग पे काम होता है और ये फिर हमारे पास रिसीविंग के ऊपर काम होता है। देन इसके बाद हमारे पास नीचे आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का काम ये होता है कि जो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर से डाटा आया है हमारे पास, जो कि डायरेक्टली हमने कलेक्ट किया फ्रॉम द यूज़र या फिर प्रोग्राम से, तो उसको रिप्रेजेंट करना या प्रेजेंट करना किसी एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट के अंदर, उसकी फॉर्मेटिंग चेक करना, उसका सिंटैक्स सिमेंटिक्स चेक करना, ये हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। यहाँ पे इंक्रिप्शन और कंप्रेशन के स्टैंडर्ड्स हमारे पास इस्तेमाल किए जाते हैं। देन यहाँ पे भी हेडर ऐड किया जाता है एट द ट्रांसमिटिंग एंड, और रिसीविंग में वही हेडर को रिमूव किया जाता है ताकि आइडेंटिफाई हो सके। देन उसके अलावा सेशन लेयर होती है। सेशन लेयर का काम ये होता है कि जो दो या दो से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो डिफरेंट यूज़र इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके दरमियान में सेशन इस्टेब्लिश करना, उसको मेंटेन करना या फिर उसको टर्मिनेट करना, ये सारा मैनेजमेंट जो है सेशन की मैनेजमेंट, तो सेशन लेयर का काम होता है। जैसे आप फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जब तक फाइल ट्रांसफ़र ना हो जाए तब तक वो सेशन जो है वो इनेबल रहे दो पीसेस के दरमियान में, दो डिवाइस के दरमियान में, ताकि वो इफेक्टिव तौर पर फाइल ट्रांसफ़र कर सकें। या अगर रिमोट लॉगिन की बात करें तो हम लोग यूजिंग टेलनेट या टीम व्यूअर इस तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके हम लोग रिमोटली तौर पे डिवाइसेस को लॉगिन कर सकते हैं। उस वो जो पूरा सेशन मेंटेन करेगा वो आपके पास सेशन लेयर काम। ये जो तीनों लेयर्स हैं, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर, ये हमारे पास TCP IP मॉडल के अंदर एक ही लेयर है एप्लीकेशन लेयर के अंदर। इसके बाद नीचे हमारे पास सेशन लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये होता है कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जो डाटा है उसको आइदर थ्रू रिलायबल सर्विस या अनरिलायबल सर्विस डिलीवर करना टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। तो ये जो डिलीवरी ऑफ डाटा है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की सर्विसेज होती हैं।
ट्रांसपोर्ट लेयर जो प्रोवाइड करता है, एक हमारे पास रिलायबल सर्विस है जो कि टीसीपी का प्रोटोकॉल फॉलो करता हुआ रिलायबल डिलीवरी करता है डाटा की, जिसमें हमारे पास जो डाटा होता है उसकी हम लोग गारंटी करते हैं कि जो डाटा है कि ये विदाउट लॉस डिलीवर होगा टुवर्ड्स द यूज़र। हाँ, अगर लॉस आ जाएगा तो हम रीट्रांसमिट करके जो होगा पैकेट या जो डाटा होगा उसको दोबारा सेंड कर देंगे ताकि वो यूज़र तक रिसीव हो जाए। और इधर रीट्रांसमिशन के थ्रू हम लोग डाटा लॉस को अवॉइड करते हैं, मगर यहाँ पे जो होता है डिले जो हमने लास्ट टाइम देखा था वो ज़्यादा हो सकता है टीसीपी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमने रीट्रांसमिशन करनी है और इंश्योर करना है कि डाटा डिलीवर हो, बेशक थोड़ी देर बाद डिलीवर हो जाए तो मगर यूज़र को डाटा डिलीवर हो। जो दूसरी सर्विस है वो हमारे पास अनरिलायबल सर्विस है, या जो यूडीपी के ऊपर इस्तेमाल होती है। अनरिलायबल सर्विस में कोई गारंटी नहीं होती कि जो डाटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं हम, वो उसी ऑर्डर के अंदर रिसीवर पे रिसीव होगी, वो आउट ऑफ ऑर्डर पे रिसीव हो सकती है। अलबत्ता जो टीसीपी का पैकेट साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे हमने एक्नॉलेजमेंट भी प्रोवाइड करनी है, टाइम आउट भी प्रोवाइड करना है, और हमने पैकेट की नंबरिंग भी परफॉर्म करनी है ताकि हमें पता हो कि कौन सा पैकेट डिलीवर हुआ है और कौन सा अभी डिलीवर नहीं हुआ, ताकि उसके मुताबिक उसको रीट्रांसफर किया जाए। क्योंकि यूडीपी का जो पैकेट साइज़ होता है वो एज़ कम्पेयर टू टीसीपी काफ़ी स्मॉलर होता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम पहला तो ये हो गया कि आपके पास डाटा को किस वे में डिलीवर करना है वो बताना। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये होता है कि जो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ डाटा जो एरर्स आए हैं आइदर ऑन रिलायबल सर्विस आइदर ऑन अनरिलायबल सर्विस, तो जो पैकेट रिसीव हो वो एरर फ्री हो, या अगर एरर आ गया है तो उस पैकेट को डिस्कार्ड किया जाए या उसकी रिकॉग्नाइज किया जाए, उससे रिकवर किया जाते हैं। तो जो एरर रिकवरी है और रिकॉग्निशन है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी इम्प्लीमेंटेड है। यहाँ पे हमारे पास जो अनरिलायबल और रिलायबल सर्विस है दोनों के अंदर हमारे पास एरर लाजमी चेक होता है। अगर आपके पास जो भी अनरिलायबल या रिलायबल सर्विस यूडीपी या टीसीपी का जो पैकेट है जो रिसीव हुआ है उसके अंदर अगर एरर है तो आप उस पैकेट को डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास हमने 3 तरह की एड्रेसिंग देखी है, एक्चुअली 4 तरह की होती है, जो हमने सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली थी। कि हमारे पास आईपी एड्रेसेस होते हैं, मैक एड्रेसेस होते हैं, पोर्ट नंबर्स होते हैं, और हमारे पास स्पेसिफिक एड्रेसेस भी हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हमारे पास सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, या जिसको हम लोग पोर्ट नंबर्स कहते हैं, वो एड्रेसिंग इस्तेमाल की जाती है, जो कि एक एक्चुअली एड्रेस करती है एप्लीकेशन की नेचर के ऊपर कि कौन सी आपने एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है। दूसरा ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंटेशन ऑफ डाटा। अभी तक जो हमारे पास, अगर हम लोग 7 लेयर की बात करें तो हमारे पास जो सेशन लेयर तक जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो एक डाटा की फॉर्म के अंदर, एक रॉ फॉर्म के अंदर थी। उसके जो सेगमेंट बनाना या उसको डिवाइड करना जो पहली दफ़ा होता है वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। देन सेगमेंटेशन ये ट्रांसमिशन एंड के ऊपर है, रिसीविंग एंड के ऊपर वो रीअसेंबल किया जाता है डाटा। देन कनेक्शन कंट्रोल, वही हमने बता दिया कि थ्रू रिलायबल सर्विस या अनरिलायबल सर्विस हमारे कनेक्शन कंट्रोल प्रोवाइड किया जाता है। देन इसके अलावा फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल की जो डिस्कशन है वो इंशाल्लाह जब ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे तब फिर हम इसके अंदर मज़ीद देखेंगे। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम फिलहाल ये होता है कि सबसे पहले जो सेशन लेयर से डाटा आएगा एट द ट्रांसमिटिंग एंड, उसके सेगमेंट्स बनाएगा उस डाटा के, और उधर हेडर ऐड करेगा जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सी सर्विस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, टीसीपी की या यूडीपी। देन रिसीविंग एंड के ऊपर उन सेगमेंटेशन को रिमूव करके उनको रीअसेंबल करेगा जो कि सेशन लेयर का डाटा होगा, और यहाँ से अपने हेडर की इंफॉर्मेशन भी रिमूव करेगा। देन अगर इसकी सर्विसेज की बात करें तो कुछ इस तरह से देखा जा सकता है कि सपोज ये एक सेंडिंग एंटिटी है, ये कर्सर आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है। नो सर, कर्सर कर्सर नजर नहीं आ रहा। एक मिनट।
सर अब शो हो रहा है लेकिन आपका माइक ऑफ है। ओके, अब ठीक है। यस सर ठीक है अब। ओके, तो जो हमारे पास सेंडिंग प्रोसेस, जो सेंडिंग एंटिटी होती है, वो जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, और ये एक रिसीविंग एंटिटी है। तो जो हमारे पास सेंडिंग एंटिटी है, वहाँ पे हमारे पास सपोज ये मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे हैं, ठीक है। एक एप्लीकेशन के मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। देन यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि एक प्रोसेस P1 चल रहा है, एक P2, एक P3 है। तो अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है कि एंड टू एंड डाटा डिलीवर करना होता है। या अगर बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ डाटा जो है वो इंश्योर जो करती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। सपोज ये P2 इधर सिस्टम 2 पे चल रहा है। इस P2 का जो डाटा है वो आपने डिलीवर करना है ओवर द इंटरनेट टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन नोड, और उसका भी प्रोसेस 2 के ऊपर। तो ये जो काम इंश्योर करेगा वो आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर की डिलीवरी इंश्योर करती है, ठीक है। तो ये कैसे इंश्योर करती है? ये हमारे पास यूजिंग रिलायबल सर्विस या अनरिलायबल सर्विस के थ्रू हमारे पास इंश्योर किया जाता है कि जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी है वो आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर इस तरह डिलीवर करेगी। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो एड्रेसिंग है वो यहाँ पे प्रोसेस आईडीज़ या जिसको हम लोग सॉकेट्स कहते हैं, उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा प्रोसेस है, ताकि उसको ही डाटा डिलीवर किया जा सके, ठीक। देन फिर हमारे पास वो यूजिंग जो ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर है वो फिर इंश्योर करेगा कि आपके पास जो डाटा है वो उसी करेक्ट ऑर्डर में डिलीवर। फिर इससे नीचे हमारे पास नेटवर्क लेयर आती है। नेटवर्क लेयर का काम हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे राउटिंग और फॉरवर्डिंग ऑफ डाटा परफॉर्म की जाती है, और यहाँ पे मैनेज किया जाता है लॉजिकल एड्रेसेस ऑफ नेटवर्क, जिसको हम लोग आईपी एड्रेसेस कहते हैं, ठीक है। और ये तो हमारे पास सेंडिंग एंटिटी की अगर बात करें, तो नेटवर्क लेयर काम सबसे पहले ये होगा कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर से हमारे पास सेगमेंट्स आए हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम लोग जो डाटा होता है उसको हम लोग सेगमेंट्स कहते हैं। नेटवर्क लेयर पे हम लोग उस सेगमेंट्स को मज़ीद डिवाइड कर देते हैं पैकेट्स के अंदर, ठीक है। अब हम जो यहाँ पे डाटा को जिस फॉर्म के अंदर कॉल करेंगे थ्रू आउट द पोर्ट्स, वो पैकेट्स कहलाते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर। तो पैकेटाइजेशन ऑफ डाटा या सेगमेंट्स जो है वो परफॉर्म होती है एट अ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में पैकेटाइजेशन कैसे होती है कि जो हमारे पास सेगमेंट आया होता है उसको इक्वल साइज ऑफ चंक्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, तो वो हमारे पास पैकेट्स कहलाते हैं, और हर पैकेट की एक नंबरिंग होती है। और फिर हर पैकेट के साथ जो होता है वो नेटवर्क लेयर का हेडर ऐड होता है। उस हेडर के अंदर हमारे पास हेडर और ट्रेलर ऐड होता है। एक हेडर जो होता है वो एट द स्टार्ट ऑफ पैकेट ऐड होता है, और नेटवर्क जो ट्रेलर होता है वो एट द एंड ऑफ द पैकेट ऐड होता है। हेडर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सोर्स का आईपी एड्रेस होता है कि ये पैकेट किस डिवाइस ने ओरिजिनेट किया है, तो वो नेटवर्क लेयर एम्बेड करती है। और जो ट्रेलर होता है उसके अंदर ट्रेलर हेडर कहते हैं स्टार्टिंग ऑफ द पैकेट में लगता है, ट्रेलर जो होता है वो एंडिंग ऑफ द पैकेट के अंदर लगता है। ट्रेलर के अंदर डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है। तो ये चीज़ें हमारे पास देन पास ऑन कर दी जाती हैं टुवर्ड्स द डाटा लिंक लेयर। अच्छा, ये तो हमारे पास नेटवर्क एज की बात हो रही है। अगर नेटवर्क कोर की बात करें, जो हमारे पास पैकेट्स अराइव होंगे उनकी राउटिंग परफॉर्म करना, बेस्ट पाथ कौन सा है ओवर द इंटरनेट या ओवर द नेटवर्क, वो जो डिटरमाइन करेगा वो नेटवर्क लेयर की डिवाइस या जो कोर डिवाइस है वो डिटरमाइन करेगी। देन ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्विचिंग परफॉर्म करनी है, राउटिंग परफॉर्म करनी है, अगर कंजेशन आ गई, कंजेशन जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, लेक्चर नंबर 3 में, कि हमारे पास जो नेटवर्क है वो ओवरलोड हो जाता है, जिससे ट्रैफिक जो होती है बहुत ज़्यादा होती है और हमारे पास पैकेट लॉस होने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कंजेशन कहते हैं, ठीक है, या कंजेस्टेड नेटवर्क कहते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होती हैं जो नेटवर्क लेयर। तो इस तरह के जो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स होंगे, पहले जो टाइप के प्रोटोकॉल हैं वो एड्रेसिंग को रिजॉल्व करते हैं, जो कि आईपी एड्रेस के थ्रू होते हैं। उसके अलावा जो नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स होते हैं वो राउटिंग परफॉर्म करते हैं, स्विचिंग परफॉर्म करते हैं, और कंजेशन कंट्रोलिंग के मेथड्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। राउटिंग इंशाल्लाह कोर्स के अंदर हम लोग बहुत डिटेल के अंदर देखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। राउटिंग को फिलहाल मैं इस तरह बता देता हूँ कि राउटिंग जो होती है वो हम लोग यूजिंग ए राउटिंग एल्गोरिदम
डिटरमाइन करते हैं सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक बेस्ट पाथ कौन सा होगा। देन वो डिटरमाइन करने के बाद हमारे पास एक फॉरवर्डिंग टेबल बनता है। उस फॉरवर्डिंग टेबल की बेस के ऊपर जो पैकेट्स होते हैं वो फॉरवर्ड किए जाते हैं ओवर द नेटवर्क। ठीक है। अच्छा, नेटवर्क लेयर का काम दो बेसिक फंक्शनलिटीज़ हैं, एक लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करना और दूसरा राउटिंग प्रोवाइड करना। बाकी जो इसकी फंक्शनलिटीज़ हैं वो इसकी सेकेंडरी फंक्शनलिटीज़ के अंदर आती हैं। अच्छा, तो अगर इधर बात करें तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर से सेगमेंट आया था उसको इक्वल साइज ऑफ चंक्स के अंदर डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग पैकेट कहते हैं। दैन उसके बाद यहाँ पे हेडर ऐड होता है एट दी ट्रांसमिटिंग एंड, और रिसीविंग एंड पे इसी हेडर की बेस के हम लोग पैकेट को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं कि ये मेरे लिए पैकेट था या ये किसी और के लिए पैकेट है। देन अगर बात करें एक एग्जांपल के थ्रू, तो हमारे पास ये एक एंड सिस्टम है जहाँ पे 7 की 7 लेयर्स हैं, और ये दूसरा एक एंड सिस्टम है और ये तीसरा एंड सिस्टम है। ठीक है। देन हमारे पास क्या होता है नेटवर्क लेयर में कि ये जो एंड सिस्टम है थ्रू ए फिजिकल लिंक कनेक्टेड है एक राउटर से या कोर डिवाइस से, एक इंटरमीडिएट सिस्टम डिवाइस है। ठीक है, ये राउटर भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है। इसको हम लोग फिलहाल अज्यूम करते हैं, नेटवर्क लेयर का बात करें तो यहाँ पे राउटर्स को अज्यूम करते हैं। ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम था वो था प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ डाटा। यहाँ पे जो नेटवर्क लेयर ने जो इश्यूज को रिजॉल्व करना है, पहला तो है सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जो डिलीवरी है डाटा की, उसके लिए बेस्ट रूट अडॉप्ट करना। अच्छा, यहाँ पे ये रूट आपको नजर आ रहा होगा पिंक के अंदर हाईलाइटेड है। ठीक है, जो पिंक के अंदर हाईलाइटेड रूट है ये बेस्ट रूट है इस केस के अंदर टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। ये किस तरह कैलकुलेट हुआ है, ये एक किसी राउटिंग प्रोटोकॉल से या राउटिंग एल्गोरिथम से कैलकुलेट होने के बाद ये चूज़ किया गया होगा। कौन इसको अडॉप्ट करेगा, तो ये बीच में राउटर्स जो हैं वो इसको अडॉप्ट करेंगे। देन पहला काम तो हो गया सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक डाटा को डिलीवर करना, वो हमारे पास राउटिंग एल्गोरिथम का काम है। देन जो सेकंड फंक्शनैलिटी थी वो इसकी थी फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग के अंदर क्या होता है कि इसका एक फॉरवर्डिंग टेबल बनता है, तो जो एंड सिस्टम डायरेक्टली कनेक्टेड है वो तो इस वाले राउटर बी से कनेक्टेड है, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डाटा डिलीवर होगा वो यूजिंग द नेटवर्क लेयर वो डिलीवर होगा। कैसे डिलीवर होगा कि ये अपना आईपी एड्रेस ऑफ सोर्स ऐड करेगा, जो इससे नेक्स्ट कनेक्टेड डिवाइस है वो उसका आईपी एड्रेस ऐड हो जाएगा और ये इस तक डिलीवर हो जाएगा। देन इसमें देखेगा कि इसका जो डेस्टिनेशन है वो तो ये वाला है, तो देन यहाँ से वो राउटिंग एल्गोरिथम कैलकुलेट होते हुए यहाँ तक इसको डेस्टिनेशन तक फॉरवर्ड कर देगा उस पैकेट को। तो नेटवर्क लेयर के अंदर क्या काम होगा कि हमारे पास सोर्स ए पे पैकेटाइजेशन परफॉर्म होने के बाद डाटा लिंक लेयर पे पास हुआ, देन फिजिकल लेयर पे, फिजिकल लेयर देन उसकी ट्रांसमिट कर देगी उसको उस लिंक के ऊपर। देन इस राउटर बी के ऊपर आएगा, तो राउटर बी चेक करेगा इस सारे को कि इसके अंदर डेस्टिनेशन कौन सा है, अपनी राउटिंग टेबल की बेस के ऊपर उसको फॉरवर्ड करेगा ओवर द इंटरनेट या ओवर द इस नेटवर्क के अंदर जो बेस्ट रूट है। अब बेस्ट रूट यहाँ पे हमारे पास दो थे, उन दोनों में से जो सबसे सूटेबल रूट होगा बेस्ड ऑन द राउटिंग एल्गोरिथम जो इस बी के ऊपर काम कर रहा होगा, वो ये वाला लिंक अगर सपोज चूज करते देन उस लिंक के ऊपर ये फॉरवर्ड कर देगा। इसी तरह फिर ये डेस्टिनेशन तक रिसीव हो जाएगा पैकेट। ठीक है, तो ये नेटवर्क लेयर का काम था। देन इससे नीचे जो हमारे पास डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर पे जो अगर ट्रांसमिटिंग एंड की बात करें तो हमारे पास नेटवर्क लेयर से पैकेटाइजेशन होके तो डेटा लिंक लेयर पे पास ऑन की जाती है। अब डेटा लिंक लेयर ने क्या करना है कि जो नेटवर्क लेयर से पैकेट्स आए हैं उनको कन्वर्ट करना है इनटू फ्रेम्स। यहाँ पे उसको हम लोग फ्रेम कहते हैं। फ्रेम इस तरह कहते हैं क्योंकि जो नेटवर्क लेयर के अंदर पैकेट था उसके अंदर सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और डाटा था, उसके अंदर मजीद ये फिजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस या जिसको हम लोग मैक एड्रेस कहते हैं वो ऐड कर देता है सोर्स का और डेस्टिनेशन का। तो जो डाटा लिंक लेयर है उसका काम ये होता है कि लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड जो पैकेट्स होते हैं फॉर डाटा उनको फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट करना। देन यहाँ पे जो ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम्स हैं वो हमारे पास आइदर रिलायबल वे में या अनरिलायबल वे में, जैसे हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो सर्विस चूज़ हुई है उस तरह हमारे पास डाटा लिंक लेयर परफॉर्म करता है। अच्छा, डाटा लिंक लेयर ने क्या करना होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास डिवाइस होती है वो स्विच कहलाती है। जो कोर की अगर डिवाइस की बात करें तो वो बेस्ड ऑन मैक एड्रेसेस स्विचिंग परफॉर्म करती है इन द नेटवर्क। अच्छा, यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की बेस के ऊपर भी हम लोग नेटवर्क बनाते हैं और उसकी बेस के ऊपर भी पैकेट्स या जिसको हम फ्रेम्स कहते हैं वो फॉरवर्ड हो सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास काम
लिंक लेयर ने करना है, डाटा लिंक लेयर ने कि नेटवर्क लेयर से जो पैकेट आया उसके अंदर हेडर और ट्रेलर ऑफ डाटा लिंक लेयर यानी कि सोर्स एड्रेस और मैक एड्रेस ऑफ द डिवाइसेस वो एंड करना है। और यहाँ पे फिर हमारे पास एरर चेकिंग के मैकेनिज्म्स भी होते हैं, वो भी यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। ठीक है? तो पहला काम जो डाटा लिंक लेयर का होगा फ्रेमिंग करना है, देन फिजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करना, उसके अलावा एरर कंट्रोल और मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल, क्योंकि इससे नीचे तो हमारे पास फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर पे तो हमारे पास डाटा को कन्वर्ट करना इन द बिट फॉर्म और ट्रांसमिट कर देना ओवर द फिजिकल मीडियम। तो अब हमारे पास नेटवर्क के अंदर मल्टीपल जो यूज़र्स हैं वो एक्सेस कर रहे होते हैं नेटवर्क रिसोर्सेज को, उनको जो कंट्रोल करना है कि कौन से यूज़र को पहले एक्सेस मिलना है, कौन से यूज़र को बाद में नेटवर्क एक्सेस मिलना है, वो जो कंट्रोलिंग ऑफ एक्सेस है या जो मीडियम को कंट्रोल करना है कि कैसे मीडियम को आपने एक्सेस करना है, वो आपके पास डाटा लिंक लेयर का काम होता है। ठीक है? तो डाटा लिंक लेयर ने आपके पास जो फिजिकल लिंक है उसका जो एक्सेस कंट्रोल करना है वो आपके पास डाटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स एंड डेवलप करना है। डाटा लिंक लेयर की बात करते हैं, इसको हम लोगों ने मजीद क्लासीफाई किया हुआ इनटू टू सब लेयर्स। एक को हम कहते हैं मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर, जिसका काम सिर्फ ये है कि जो एक्सेस है ओवर और द फिजिकल मीडियम उसको कंट्रोल किया जाए किसी एक मेथड के अंदर, ताकि जो डाटा है यूज़र का वो कोलाइड ना हो या मल्टीपल यूज़र एक साथ ट्रांसमिट ना कर दें, ताकि अगर एक साथ ट्रांसमिट करेंगे तो जो डाटा है वो कोलाइड हो जाएगा और किसी रीडेबल फॉर्मेट के अंदर नहीं रहेगा। तो जो डाटा लिंक लेयर की पहली जो सब लेयर है उसका काम मीडियम एक्सेस कंट्रोल का है। दूसरी जो सब लेयर है उसको हम लोग लॉजिकल लिंक कंट्रोल करते हैं, जिसका काम ये होता है कि जो फिजिकल लिंक है उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसका लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करना, उसकी एड्रेसिंग प्रोवाइड करना और अपर लेयर से कम्युनिकेशन जो है वो आपके पास एलएलसी का काम है। देन जो आपके पास डिलीवरी ऑफ डाटा होगी वो यहाँ पे हॉप टू हॉप डाटा डिलीवरी की जाती है। इससे नीचे हमारे पास फिजिकल लेयर आती है। फिजिकल लेयर का काम ये होता है कि एक पीसी से दूसरे पीसी या एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप तक जो ट्रांसमिट्स हैं, जो बिट्स हैं उनको ट्रांसमिट कर, जो हमारे पास फ्रेम आया था उसको पहले कन्वर्ट करना है बिट्स के अंदर या सिग्नल्स की फॉर्म के अंदर, देन उसको रेगुलेट करना है किसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के थ्रू यूजिंग जो उसका बिट रेट कैलकुलेशन है, वो सारी कुछ यहाँ पे हमारे पास फिजिकल लेयर के ऊपर है। फिजिकल लेयर डिफाइन करती है कि जो आपके पास फिजिकल मीडियम है वो कैसे आपने नेटवर्क से अटैच करना है, जो नेटवर्क अडॉप्टर होता है। ठीक है? या उसको आप उस पर ट्रांसमिशन कैसे करेंगे उस फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर। तो यहाँ पे जो हम लोग इश्यूज के साथ डील करते हैं फिजिकल लेयर के ऊपर कि आपके पास जो बिट्स हैं उनको हम लोग सिग्नल्स के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आपके पास फिजिकल लिंक है उसके ऊपर जो ट्रांसमिशन है वो आइदर सिंप्लेक्स होगी, किस तरह आपकी ट्रांसमिशन होगी, जो डाटा ट्रांसमिशन है उसके मेथड्स को आपके कंट्रोल करता है। फिजिकल लेयर का काम कुछ तरह से होता है कि जो फ्रेम आया है एज अ ट्रांसमिटिंग एंड उसको बिट्स के अंदर कन्वर्ट करना और रिसीविंग एंड के ऊपर उन बिट्स को चेक करके रिसीव करना, वापस उस फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करना। तो अगर 7 लेयर्स की बात करें तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक एनालॉजी बन सकती है। जी, सवाल। यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि जो 7 लेयर हैं इन द होल एज अ होल वो आपके पास एंड सिस्टम्स के ऊपर है। इंटरमीडिएट नोड्स के ऊपर मैक्सिमम 3 लेयर्स होती हैं, उसकी डिस्कशन हमने काफ़ी डिटेल के अंदर कर ली और ये सारा कुछ भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एंड सिस्टम्स हैं उन्होंने इनिशियली 7 लेयर से स्टार्ट करना है, डाटा आएगा 7 लेयर के ऊपर, 7th लेयर के ऊपर और वहाँ अपना हेडर ऐड करेगा, देन 6 लेयर भी अपना हेडर ऐड करती जाएगी। सेगमेंटेशन हमारे पास परफॉर्म होगी, अगर सेशन लेयर, देन अगर ये तो ओएसआई लेयर की मॉडल की बात है, अगर टीसीपी आईपी की बात करें तो ये 7 लेयर जो ऊपर की 3 लेयर्स हैं कंबाइन हुई भी इन द एप्लीकेशन लेयर, तो ये सारा कुछ काम जो है वो एक ही लेयर परफॉर्म करेगा। देन वो पास ऑन होता रहता है नेक्स्ट लेयर के ऊपर, फिर रिसीव होता है। देन अगर कंपैरिजन करें इन दोनों का, ओएसआई मॉडल का और टीसीपी/आईपी मॉडल का, तो कुछ इस तरह से बनता है कि हमारे पास टीसीपी/आईपी मॉडल या इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक के अंदर जो टॉप 3 लेयर्स हैं ओएसआई की, उनको कंबाइन करके एक लेयर बनाया हुआ है। यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं, उधर हम लोग टीसीपी लेयर कहते हैं।
और जो नेटवर्क लेयर है उधर हमने उसको फिर आईपी लेयर कहते हैं, लिंक लेयर को हम लोग डेटा लिंक लेयर को हम लोग यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस लेयर कहते हैं, और फिजिकल लेयर को हम लोग हार्डवेयर लेयर कहते हैं। तो जो ये OSI मॉडल रेफरेंस है, इसके अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो हम लोग यहाँ पे हर लेयर पे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो कंज्यूम करती है अपनी सर्विसेज को, और सपोर्ट प्रोवाइड करती है टुवर्ड्स जो बिलो लेयर्स हैं। और यहाँ पे जो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं एक लेयर के अंदर, उनको हम लोग एंटिटीज़ कहते हैं। और एक जो एंटिटी होती है एक सेम लेयर के अंदर, वो डिफरेंट मशीन के ऊपर, द सेम लेयर इन डिफरेंट मशीन, उसको हम लोग पीयर एंटिटीज़ कहते हैं। देन इसके अलावा जो लेयर्स हैं वो आपके पास दो तरह के सर्विसेज ऑफर कर सकती हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड या कनेक्शन लेस सर्विसेज। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस जैसे टीसीपी की सर्विस है, जिसमें या जैसे हम लोग टेलीफोन सर्विसेज कह सकते हैं, तो उधर आपने जब भी डाटा ट्रांसमिट करना है तो उससे पहले आपने कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना है, देन फिर आपका डाटा ट्रांसमिट होगा। जबकि कनेक्शन लेस सर्विसेज जो हैं उधर आपने जब भी आपके पास डाटा है तो आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो यूज़र को आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उसको किस तरह का एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसकी क्वालिटी को मेजरमेंट करना, अदर रिलायबल वे के अंदर या अनरिलायबल वे के अंदर, वो भी आपके पास जो काम है वो OSI 7 लेयर का काम है। देन इसके अलावा हमारे पास जो 7 लेयर्स हैं वो हमारे पास डाटा के लिए रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं। तो रिलायबिलिटी का यहाँ पे काम ये होता है कि जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं नेटवर्क के अंदर, रिलायबिलिटी का मतलब ये होगा कि वो जो सर्विसेज आपने प्रोवाइड की हैं वो आपके पास डाटा की डिलीवरी के अंदर जो आपका डाटा है यूज़र का, वो आइदर करप्ट हो जाता है या वो करप्ट नहीं होता है। तो जितना करप्शन का लेवल डाटा के अंदर, एरर्स का जो लेवल है, जितना कम होगा उतना आपके पास रिलायबल सर्विस कंसिडर की जाती है। नो डाउट रिलायबिलिटी हमारे पास एक यूज़र के लिए एक अच्छा, या कह लें कि एक डिज़ायरेबल फ़ीचर है, मगर रिलायबिलिटी जैसे ही आप ऐड करते हैं एक फ़ीचर, तो नेटवर्क के अंदर जो नेटवर्क का पैकेट या उसका डाटा के साथ हम लोग एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे होते हैं रिलायबिलिटी की, उस वजह से हमारे पास जो पैकेट्स का साइज़ होता है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, जिस वजह से हमारे पास जो डाटा ट्रांसमिशन है वो स्लोअर होती है। अगर आपने फास्टर डाटा ट्रांसमिशन करनी होगी तो आपको उसके लिए कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो हर एप्लीकेशन जो होती है वो रिलायबिलिटी को इंश्योर नहीं करती। जैसे हमारे पास यहाँ पे रिलायबिलिटी जो यूजुअली टीसीपी की सर्विसेज पे इंश्योर की जाती है, और अनरिलायबल सर्विस जो है हमारे पास यूडीपी कंसिडर की जाती है। तो ये था हमारे पास कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट ओवर द नेटवर्क लेयर आर्किटेक्चर। तो अब हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो जो टॉप मोस्ट लेयर है हमारी एप्लीकेशन लेयर, उस वाले से डिस्कशन करेंगे। एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि हम नेटवर्क के अंदर कुछ एप्लीकेशंस की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे नेटवर्क के अंदर एप्लीकेशंस कैसी हो सकती हैं कि आप ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड करें, वेब की सर्विसेज, वॉइस ओवर आईपी की, ये हमारे पास ऐसी बहुत सी सर्विसेज हैं जो यूज़र को हम थ्रू नेटवर्क एप्लीकेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इन सबको जो मैनेज करेगा या इनके लिए जो प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड्स जो डेवलप किए जाएंगे वो एप्लीकेशन लेयर के लिए के ऊपर डेवलप किए जाते हैं। तो नेटवर्क के ऊपर एप्लीकेशन कैसे क्रिएट की जा सकती हैं? तो पहला काम तो ये है कि हमने अगर कोई नई सर्विस या नया कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो उसके लिए हमें कुछ प्रोग्राम करना पड़ेगा, और वो जो प्रोग्राम होगा वो डिफरेंट एंड सिस्टम्स के ऊपर रन होगा। फिर वो जो प्रोग्राम होगा उसके अंदर कम्युनिकेशन का मेथड प्रोवाइड किया जाएगा कि मल्टीपल सिस्टम्स के साथ वो कैसे कम्युनिकेट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सपोज़ आपका एक वेब ब्राउज़र है, वो दूसरे वेब ब्राउज़र से कैसे कम्युनिकेट करेगा और डाटा कैसे ट्रांसमिट करेगा, कैसे रिसीव करेगा। तो इसके लिए अगर आप प्रोग्राम कोई अपना राइट करते हैं तो वो फिर आपकी एक नेटवर्क की अपनी एक एप्लीकेशन डेवलप की जाती है। अच्छा, ये जो नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं, ये हमारे पास एंड सिस्टम के ऊपर रन हो रही होती हैं। जो नेटवर्क की कोर डिवाइसेज़ हैं, उनके लिए
हमें कोई सॉफ्टवेयर या कोर डिवाइसेस के लिए कोई एप्लीकेशन डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जितनी भी जो एप्लीकेशंस होती हैं नेटवर्क के अंदर वो एंड सिस्टम के ऊपर रन होती हैं, कोर के ऊपर कोई एप्लीकेशन रन नहीं हो रही होती, ठीक है। जैसे इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमने इस कोर्स में डेवलप किया हुआ वो 5 लेयर मॉडल को हम लोग फॉलो करेंगे, जिसमें एप्लीकेशन लेयर के अंदर हम लोग प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर दोनों का जिक्र करेंगे। तो हम लोग इस कोर्स में जो फॉलो कर रहे हैं वो टीसीपी आईपी का मॉडल फॉलो कर रहे हैं। ग्लोबली भी यही टीसीपी आईपी मॉडल फॉलो किया जाता है। अच्छा, एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या होगा कि ये सपोज ये यूजर्स हैं, इन्होंने डाटा कम्युनिकेशन करनी है, तो इसके लिए आप कोई प्रोग्राम राइट करेंगे या जो सर्विसेज हैं वो अगर आपने पहले से इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए आप जो डेवलप प्रोटोकॉल है उसको इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर कोई एप्लीकेशन रन हो रही होगी और वो फिर कम्युनिकेट कर देगी ओवर द इंटरनेट यूजिंग जो आपके पास वो 5 लेयर मॉडल है, ठीक है। तो एप्लीकेशन टू डाटा डिलीवरी इंश्योर की रहेगी, वो एप्लीकेशन लेयर ही की डिलीवर डाटा की कम्युनिकेशन को इंश्योर करेगी। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशंस का आर्किटेक्चर हो सकता है वो दो तरह की हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं नेटवर्क के अंदर, या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर वर्क कर रही होती हैं या फिर पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के ऊपर वर्क कर रही हैं। कोई सवाल है, इस हवाले से तो आप पूछ सकते हैं लेक्चर के अंदर से। Am I audible to all of you? जी सर। तो हमारे पास दो तरह की सर्विसेज हैं। एप्लीकेशन आर्किटेक्चर हो सकता है क्लाइंट सर्वर या पीयर टू पीयर। तो ऐसी सर्विसेज जहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो कर रहा होगा या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर हम लोग डेवलप करेंगे, तो उधर कैसे होगा? उधर ये होगा कि हमारे पास एप्लीकेशन का क्लाइंट होगा और एक हमारे पास सर्वर होगा। क्लाइंट सर्विसेज का एक्सेस रिक्वेस्ट करेगा फ्रॉम द सर्वर, और सर्वर जो होगा वो उसको रिक्वेस्टेड एप्लीकेशन का एक्सेस प्रोवाइड करेगा। इस तरह का जो आर्किटेक्चर है वो हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहलाता है। जो क्लाइंट होता है वो आपके पास यूजुअली एंड सिस्टम होता है। सर्वर एक्चुअली जो हमारे पास कह सकते हैं कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऐसा एंड सिस्टम या एक ऐसा मशीन, वो हमारे पास सर्वर का। सर्वर का जो आईपी एड्रेस होता है वो परमानेंट आईपी एड्रेस होता है, और यूजुअली ये जो सर्वर होता है वो किसी डाटा सेंटर के फॉर्मेट के अंदर वो लोकेटेड होता है। जबकि क्लाइंट जो होता है वो एक एंड सिस्टम, एक लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल या आपके पास किसी व्हीकल भी हो सकते हैं, ठीक है? तो जो क्लाइंट होगा वो उन सर्विसेज तक का, सपोज आपने ईमेल करनी है या ईमेल की सर्विस इस्तेमाल करनी है, तो आपके लिए सर्विस प्रोवाइडर डिफरेंट है। जैसे गूगल है, उसका आप जीमेल की सर्विस इस्तेमाल करते हैं। हॉटमेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। इसी तरह बाकी आपके पास सर्विस प्रोवाइडर है। तो आप क्या करते हैं कि आपने सपोज ईमेल करनी है तो उसके अगेंस्ट आप कोई एप्लीकेशन रन करेंगे। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आपके पास मोबाइल फ़ोन के अंदर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होगी। उस एप्लीकेशन को जैसे ही आप रन करेंगे तो एक्चुअली आप उस मैन्युफैक्चरर की प्रोवाइड की हुई एक एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, जो कि आपके क्लाइंट एंड के ऊपर चल रही है। अब क्या होता है, सपोज़ आपने जीमेल अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ओपन किया, तो क्या होता है कि आप जैसे ही जीमेल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं टुवर्ड्स द गूगल मेल सर्विस प्रोवाइडर सर्वर कि मुझे ईमेल एक्सेस करना है। तो इनिशियली क्या होता है कि वो कहता है कि आपको रजिस्टर करें इस सर्विसेज के साथ। तो वहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, देन वो आपको सर्विसेज तक का एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं। तो जिसने सर्विसेज का एक्सेस प्रोवाइड किया वो आपके पास सर्वर था, जीमेल का, गूगल मेल का। जिसने रिक्वेस्ट किया उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए वो आपके पास क्लाइंट था, जो कि आपका मोबाइल फ़ोन था। इसी तरह नेटवर्क के अंदर बहुत सी सर्विसेज डेवलप होती हैं जो फॉलो करती हैं। ठीक है?
अच्छा, जो सर्वर का आईपी होता है वो यूजुअली परमानेंट आईपी एड्रेस होता है। वो इस वजह परमानेंट रखा जाता है क्योंकि मल्टीपल यूजर्स ने सेम आईपी एड्रेस को एक्सेस करना होगा उस सर्वर को, तो उस सर्वर को हम लोग एक परमानेंट आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। अच्छा, देन यहाँ पे हम लोग जो यूजुअली एक्सेस करते हैं वो यूजिंग अ यूआरएल हम लोग एक्सेस करते हैं, बजाय इसके कि हम आईपी एड्रेस लिखें। उसकी कन्वर्जन परफॉर्म की जाती है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आईपी से एक डोमेन नेम के अंदर, तो उसको वो भी हमारे पास एप्लीकेशन लेयर के ऊपर सर्विस रन हो रही होती है जिसको हम लोग डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। अच्छा, तो क्लाइंट ने अगर वो सर्विस रन करनी है तो जस्ट वो यूआरएल लिखेगा और वो सर्विस उसके पास रन हो जाती है। तो उस यूआरएल के अगेंस्ट एक परमानेंट आईपी एड्रेस होता है उस सर्वर का, वो आप एक्सेस कर रहे हैं। जबकि जो क्लाइंट का जो आईपी एड्रेस होता है वो डायनामिक होता है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट जो होता है वो मल्टीपल नेटवर्क्स के अंदर मूव कर सकता है या अपने आप को किसी और नेटवर्क के अंदर लेके जा सकता है। तो जो क्लाइंट का आईपी एड्रेस होता है वो डायनामिक आईपी एड्रेस होता है और यूजुअली क्लाइंट जो होते हैं, क्लाइंट और सर्वर ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, तो फिर इससे इनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो ओवर द इंटरनेट या ओवर द नेटवर्क वो पॉसिबल होती है। अगर एक ही नेटवर्क, जैसे आप सपोज ये होम का नेटवर्क है, यहीं पे अगर कोई सर्वर लोकेटेड होगा तो फिर वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। यूजुअली ऐसा नहीं होता। यूजुअली हम लोग जो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कनेक्शन बनता है वो ओवर द इंटरनेट या ओवर द नेटवर्क हमारे पास वो कनेक्शन बनता है, तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड आर्किटेक्चर है वो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास सर्वर नहीं होता, क्लाइंट्स डायरेक्टली एक दूसरे से डाटा शेयर करते हैं। क्लाइंट्स कह लें या इनको हम लोग एंड सिस्टम कहते हैं, या इस केस के अंदर हम लोग उनको पीयर्स कहते हैं। अब पीयर्स जो होते हैं वो एंड सिस्टम भी हो सकते हैं, पीयर्स जो हैं वो सर्वर भी हो सकते हैं, पीयर्स कुछ भी हो सकते हैं। तो पीयर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से रिक्वेस्ट करते हैं, वो रिक्वेस्टिंग की बेस के ऊपर एक दूसरे तक वो डाटा इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बेस्ट एग्जांपल हम लोग ईमेल के ले सकते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन की। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर की जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास, आप सबने टोरेंट की एप्लीकेशन इस्तेमाल की होगी, वो हमारे पास पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर की बेस्ट एग्जांपल है कि जहाँ पे आप डायरेक्टली किसी सर्वर से कनेक्ट होके डाटा डाउनलोड नहीं करते, बल्कि आप यूजिंग द पीयर्स जो है वो एक दूसरे डाटा शेयर कर रहे होते हैं। जिस पीयर के पास वो डाटा होगा वो दूसरे को अपलोड करके तो वो डाटा एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे बीच में कोई सर्वर नहीं होता, यहाँ पे वो जो पीयर्स होते हैं एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, देन अगर एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाया था कि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं। एक प्रोसेस जो होता है वो एक्चुअली एक होस्ट के ऊपर रनिंग प्रोग्राम होता है, और प्रोसेस क्या होता है, एक जो एप्लीकेशन है उसके अंदर सब डिवीजन जो की जाती है वो आपके पास प्रोसेस कहलाता है। आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स के अंदर इसको काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ लिया होगा, प्रोसेस क्या होता है, या अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक जो होस्ट होता है या एंड सिस्टम होता है उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको देख के दिखाऊं तो ये आप लोगों को मेरे सामने ये टास्क मैनेजर ओपन हो गया। टास्क मैनेजर नज़र आ रहा है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे डिफरेंट ये एप्लीकेशंस रन हो रही हैं, और ये एप्लीकेशंस के अगेंस्ट ये नीचे उसके प्रोसेसेस भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये विंडोज़ के प्रोसेसेस जो हैं, तो ये जो एक एप्लीकेशन के मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे अभी मैं सपोज ये वर्ड की एक एप्लीकेशन है, इसके अगेंस्ट ये वाले कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल ली जा सकती है एक एप्लीकेशन के प्रोसेस की। तो एक जो होस्ट होता है उसके ऊपर मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं। अगर उस सेम सिस्टम के ऊपर रहते हुए मल्टीपल प्रोसेसेस ने कम्युनिकेट करना है, तो इस तरह की जो प्रोसेस की कम्युनिकेशन होगी इसको हम लोग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाते हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर होता है कि जो होस्ट है उस पे ही आपने दो प्रोसेस को कम्युनिकेट करना। सपोज आपके पास ये एक पावर पॉइंट का प्रोसेस चल रहा है, दूसरा आपके पास सपोज एक्सेल का चल रहा है। उन दोनों प्रोसेस के दरमियान में कोई डेटा शेयरिंग करनी है, या आपने एक प्रोसेस से डाटा कॉपी करके दूसरे में पेस्ट करना है, तो इस तरह की जो
कम्युनिकेशन होगी वो आपके पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है और ये कंट्रोल की जाती है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि जिस कम्युनिकेशन की मैं बात करूंगा इस कोर्स के अंदर वो आपके पास इंट्रा प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाती है। इंट्रा प्रोसेस कम्युनिकेशन में ये होता है कि एक प्रोसेस चल रहा होता है एक एंड सिस्टम के ऊपर और दूसरे एंड सिस्टम के ऊपर कोई और प्रोसेस चल रहा होता है। उन दोनों प्रोसेसेस को जो कम्युनिकेट करना है ओवर द इंटरनेट या ओवर द मल्टीपल नेटवर्क्स या नेटवर्क के थ्रू, तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होगी यूजिंग द नेटवर्क वो आपके पास इंट्रा प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाएगी। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग थ्रू मैसेज पासिंग या मैसेज एक्सचेंजिंग जो प्रोसेसेस हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। तो एक अगर हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करें तो क्लाइंट के ऊपर एक प्रोसेस रन हो रहा होगा जो कि कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेगा, और सर्वर जो होगा, सर्वर के ऊपर जो प्रोसेस चल रहा होगा वो वेट कर रहा होगा कि कोई मुझे क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजे या कांटेक्ट करे, तब मैं उसको फिर उस सर्विस का एक्सेस प्रोवाइड करूँ। तो जबकि पीयर टू पीयर के अंदर क्या होगा कि जो क्लाइंट एक्चुअली वहाँ पे होता नहीं है, ना सर्वर होता, तो वहाँ पे जो पीयर्स होंगे उनके प्रोसेसेस डायरेक्टली एक दूसरे कम्युनिकेट करेंगे। तो पीयर टू पीयर या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कोई भी हुआ तो उधर हमारे पास इंट्रा प्रोसेस कम्युनिकेशन होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक होस्ट ने दूसरे होस्ट से कम्युनिकेट करना है और एक होस्ट प्रोसेस ने दूसरे होस्ट प्रोसेस से कम्युनिकेट करना है ओवर द नेटवर्क, तो आपके पास वो इंट्रा प्रोसेस कम्युनिकेशन करेगी। अच्छा, देन एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे हैं हम लोग यूजिंग द टीसीपी आईपी मॉडल। तो यहाँ पे हमारे पास इससे नीचे जो लेयर है वो आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो यहाँ पे चूंकि प्रोसेसेस के थ्रू हमने प्रोसेसेस को कम्युनिकेट करवाना है यूजिंग द नेटवर्क, तो इस वजह से हर प्रोसेस का एक आईडी या कह लें सॉकेट नंबर जिसको हम लोग पोर्ट नंबर कहते हैं वो होता है। तो वो जो यहाँ पे एड्रेसिंग होगी या पोर्ट नंबरिंग जो होगी या सॉकेट की जो प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे, सॉकेट एक्चुअली आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर के दरमियान में एक कह लें डोर है, और वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि कैसे इस प्रोसेस को आप कम्युनिकेट करवाएंगे ओवर द इंटरनेट या नेटवर्क। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉकेट की प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं कि ये हमारे पास सेंडिंग प्रोसेस है, ये रिसीविंग सॉकेट होगा, इसका ये रिसीविंग सॉकेट नंबर होगा, तो वो सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग अचीव करते हैं। और ये जो कंट्रोल करेगा वो आपके पास एप्लीकेशन डेवलपर कंट्रोल करता है सॉकेट प्रोग्रामिंग। देन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो एड्रेसेस जो हम लोग एप्लीकेशन लेयर की जो या प्रोसेस की एड्रेसिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 32 बिट का सॉरी एक तो हमारे पास आईपी एड्रेस है जो कि 32 बिट का होता है, होस्ट डिवाइस को वो रिप्रेजेंट करता है, लॉजिकल एड्रेस होता है। उसके अलावा हमारे पास जो प्रोसेस का आइडेंटिफायर है वो होना चाहिए कि कौन से प्रोसेस ने एक्चुअली कम्युनिकेट किया है। तो उसके लिए हम लोग आईपी एड्रेस इस्तेमाल नहीं करते, उसके बजाय हमारे पास पोर्ट नंबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पोर्ट नंबर एक्चुअली एसोसिएट होता है कि कौन सी टाइप ऑफ एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, पोर्ट नंबर जो होता है वो आपके पास यूजली 16 बिट्स का होता है। ठीक है, और इसके मशहूर पोर्ट नंबर से अगर बात करें तो अगर आपने HTTP का सर्वर की एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए जो पोर्ट नंबर है वो 80 आप इस्तेमाल करते हैं। कोई ईमेल का आपने सर्वर की एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है उसके लिए आप पोर्ट नंबर 25 इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोटोकॉल होगा या जो सेट ऑफ रूल्स होंगे वो कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं। वो पहली चीज़ तो ये होती है कि किस तरह के मैसेजेस आपने एक्सचेंज करने हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ मैसेज का मतलब है कि रिक्वेस्ट का मैसेज है या रिस्पॉन्स का मैसेज है, वो आप बताते हैं। उसके अलावा मैसेज जो आपने भेजना है उसका सिंटैक्स किस तरह का होगा, उसके अंदर कौन-कौन सी फ़ील्ड्स होंगी और उन फ़ील्ड के मीनिंग क्या होंगे, तो वो सिमेंटिक्स के अंदर बताए जाते हैं। देन जो सेंडिंग प्रोसेस है और जो रिसीविंग प्रोसेस है वो कैसे एक दूसरे से रिस्पॉन्ड करेंगे और मैसेजेस को, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल डेवलप होते हैं। एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स की अगर बात करें तो अगर आपने वेब की सर्विसेज को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमारे पास एक HTTP का प्रोटोकॉल होता है। वेब की सर्विसेज के अंदर क्या होता है कि आपके पास आप एक्चुअली एक वेब पेज को एक्सेस कर रहे होते हैं। एक वेब पेज के ऊपर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स आपके पास कोई टेक्स्ट फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं, कोई इमेज फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं, कोई
एप्लेट भी रन हो सकता होता है, कोई आपके पास ऑडियो या वीडियो फाइल भी कुछ भी आपके पास हो सकता है, कोई जावा का स्क्रिप्ट कर सकता है। तो एक वेब पेज के ऊपर एक्चुअली एक आपके पास बेस HTML फाइल होती है और उसके अंदर मल्टीपल रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो बेस HTML फाइल की मैं बात कर रहा हूँ वो ये सपोज ये जो URL है www.someschool.edu ये आपके पास बेस HTML है। देन ये जो आपके पास इसको हम लोग कहते हैं बेस HTML को होस्ट नेम है, ठीक है। इस होस्ट नेम के अगेंस्ट कोई एक परमानेंट IP एड्रेस होता है जो कि सर्वर का होता है। देन चूंकि आपने वहाँ पे कोई पिक्चर एक्सेस करनी है तो उसका फिर आप पाथ बताते हैं, वो पिक्चर कहाँ पे लोकेटेड है, उसकी कौन सी डायरेक्टरी के अंदर है, वो पिक्चर का नेम और उसकी एक्सटेंशन आप बताते हैं। तो ये आपने उसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट गेट कर लिया, ठीक है। तो जो भी आपने ऑब्जेक्ट एड्रेस करना है उसका एक एड्रेसेबल URL होता है। जैसे आपने इस एग्जाम्पल के अंदर देखा कि आपने सपोज कोई पिक्चर यहाँ पे पड़ी है डिपार्टमेंट के फोल्डर के अंदर, उसका होस्ट नेम ये है, तो आपने उसको कैसे एक्सेस करना है, उसका आप पूरा एक पाथ नेम प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर होस्ट नेम भी होता है और उसका पाथ नेम भी होता है, ठीक है। तो ये आप थ्रू अ URL आप उसको एक्सेस करते हैं। तो इसके लिए जो मैकेनिज्म यहाँ पे डेवलप किया गया है वो हमारे पास HTTP का प्रोटोकॉल डेवलप किया गया है। HTTP का जो प्रोटोकॉल है वो बताता है एक्चुअली कहते क्या है, इसका नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपके पास वेब की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पे वेब एप्लीकेशन का प्रोटोकॉल चल रहा होता है। ये यूजुअली फॉलो करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल को। जो क्लाइंट होता है वो आपके पास, यहाँ पे क्लाइंट का मतलब जो है क्लाइंट मशीन के ऊपर जो क्लाइंट का ब्राउज़र रन हो रहा होता है, जैसे आपके पास सफारी है, मोज़िला है, क्रोम है, ये आपके पास क्लाइंट के ब्राउज़र्स हैं। जो क्लाइंट का ब्राउज़र होता है वो एक्चुअली रिक्वेस्ट सेंड करता है टुवर्ड्स द सर्वर ब्राउज़र या सर्वर के जो प्रोसेस है उसकी तरफ, सर्वर की तरफ। तो उसके अंदर कुछ रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो क्लाइंट ने एक्चुअली रिक्वेस्ट करनी होगी और सर्वर ने उसको रिस्पॉन्ड करना, तो कैसे करेगा? तो HTTP की रिक्वेस्ट सपोज ये जो फायरफॉक्स का ब्राउज़र यहाँ पे चल रहा था इस पीसी के ऊपर, उसने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे ये वाला URL एक्सेस करना है, तो ये जो एक सर्वर था उसने उसके अगेंस्ट उसको रिस्पॉन्स दे दिया। तो ये जो HTTP ये जो सॉरी आपने URL एक्सेस किया वो यूजिंग द HTTP प्रोटोकॉल आपने एक्सेस किया। इसी तरह आपने कोई मोबाइल पे एक्सेस करना तो भी आपके पास HTTP के थ्रू होगा। अच्छा, ये तो हमारे पास HTTP का जो प्रोटोकॉल है वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर इम्प्लीमेंटेड होता है। जबकि HTTP का जो प्रोटोकॉल इससे नीचे वाली लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, उधर जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है वो TCP का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है। तो जो कनेक्शन बनेगा HTTP का यूजिंग ट्रांसपोर्ट लेयर, वो आपके पास TCP का कनेक्शन बनता है, जिसमें हमारे पास पोर्ट नंबर 80 हम लोग इस्तेमाल करते हैं HTTP का कनेक्शन बनाने के लिए यूजिंग द TCP। जो क्लाइंट रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा वो यूजिंग द TCP कनेक्शन पोर्ट नंबर 80 पे रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा। देन सर्वर जो एक्सेप्ट करेगा वो TCP के कनेक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा और एक HTTP का जो मैसेजेस होंगे वो एक्सचेंज होंगे बिटवीन द क्लाइंट ब्राउज़र एंड द सर्वर, ठीक है। और फिर आपके पास वो मैसेज एक्सचेंज होने के दौरान आपके पास एक्चुअली डाटा एक्सचेंज हो रहा होता है। देन उसके बाद फिर आपके पास जो कनेक्शन बना था, जो ही वो क्लाइंट ने डाटा सारा कुछ व्यू कर लिया उसके बाद फिर वो कनेक्शन क्लोज कर दिया जाएगा। HTTP की अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो ये इसको हम लोग स्टेटलेस प्रोटोकॉल कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो सर्वर होता है HTTP का, वो क्लाइंट की पास्ट रिक्वेस्ट के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन मेंटेन नहीं कर रहा होता अपने पास। क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर एक HTTP का सर्वर अपने पास सिर्फ ये ही डाटा मेंटेन करने लग जाए कि मेरे पास क्लाइंट ने पास्ट के अंदर कौन-कौन सी रिक्वेस्ट ओरिजिनेट की थी, तो वो उसके पास जो मेमोरी है उसकी वो फुल हो जाती है। उसको प्रोसेस करने में ही काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि एक सर्वर से बिलियंस ऑफ क्लाइंट्स कम्युनिकेट करते हैं एक टाइम के ऊपर। जिस वजह से आपके पास सर्वर जो होता है, वो अगर ये स्टेट मेंटेन करने लग जाए तो वो सिर्फ इसके अंदर ही काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज़्यूम करेगा और वो नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अच्छा, ऐसे भी प्रोटोकॉल्स हैं जो कि स्टेट को मेंटेन करते हैं, जो पास्ट हिस्ट्री मेंटेन करते हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो भी इस कोर्स के अंदर देखेंगे। मगर उसके अंदर जो स्टेट होती है वो अ, उस सूरत में मेंटेन की जाती है कि अगर क्लाइंट या सर्वर क्रैश हो जाए तो फिर हम लोग कैसे उसको गेट करेंगे। अच्छा,
कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छा, HTTP के कनेक्शन की बात करें तो HTTP के जो कनेक्शंस बनेंगे वो हमारे पास दो तरह के कनेक्शन बन सकते हैं। एक हमारे पास परसिस्टेंट कनेक्शन कहलाते हैं और एक हमारे पास नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन कहलाते हैं। परसिस्टेंट कनेक्शंस वो होते हैं कि आप एक ही नॉन परसिस्टेंट वो होंगे, नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन ऐसा कनेक्शन होता है जी, नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन ऐसा कनेक्शन होगा कि जिसमें अगर आपने एक ऑब्जेक्ट गेट करना है तो आपको एक ही कनेक्शन बनाना पड़ेगा और एक कनेक्शन के ऊपर जो ही आपने एक ऑब्जेक्ट गेट कर लिया तो आपका कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स गेट करने हैं तो आपके लिए मल्टीपल कनेक्शंस बनाए जाएंगे। तो इस तरह से नॉन परसिस्टेंट HTTP जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। क्यों? अगर आपके पास 100 ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं एक वेब पेज के ऊपर तो आपको एटलीस्ट 100 कनेक्शन बनाने पड़ेंगे क्लाइंट के ऊपर, तो जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसके बजाय परसिस्टेंट HTTP जो है वो ये करता है कि एक कनेक्शन के ऊपर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेंड हो सकते हैं। इस तरह का जो कनेक्शन है वो आपके पास परसिस्टेंट HTTP कहलाता है। नॉन परसिस्टेंट HTTP की बात करें तो सपोज़ अगर आपके पास ये एक URL यूज़र ने एंटर किया, ठीक है? और इसके अंदर 10 रेफ़रेंस इमेजेस थे, ठीक है? JPEG के इमेजेस। तो अब कैसे नॉन परसिस्टेंट HTTP काम करेगा तो कुछ इस तरह से होगा कि पहले HTTP का क्लाइंट जो होगा वो इनिशिएट करेगा रिक्वेस्ट यूजिंग द TCP कनेक्शन और देन उसके बाद जो सर्वर होगा वो उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद नोटिफाई करेगा क्लाइंट को। देन जो क्लाइंट है वो मैसेज भेजेगा कि मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट गेट करना है, तो सर्वर जो है उसको वो वाला ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देगा और फिर जो ही वो उसने ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया तो वो सर्वर जो है वो कनेक्शन जो क्लोज कर देगा। क्लाइंट जो ही वो रिस्पॉन्स रिसीव करेगा या एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा तो उसके बाद रिसीव करने के बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट गेट करने के लिए ये फिर दोबारा से पाँचों के पाँचों स्टेप्स रिपीट होंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। जबकि नॉन परसिस्टेंट HTTP है तो अगर उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स थे ना ये, तो इधर जो राउंड ट्रिप टाइम है वो एक्चुअली ये टाइम होगा कि टैग जो आपके रिक्वेस्ट गई सर्वर तक और वापस आई उसमें कितना टाइम लगा वो आपके पास राउंड ट्रिप टाइम कहलाएगा। तो इनिशियली आपने सर्वर ने तक कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजी यूजिंग TCP कनेक्शन, उसके बाद आपको फाइल एक मैसेज आया देन आपने फ़ाइल की रिक्वेस्ट भेजी क्लाइंट ने। देन उसके बाद वो फ़ाइल सर्वर ने ट्रांसमिट किया, वो ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट किया, उसके अंदर ट्रांसमिशन में भी टाइम लगेगा। देन वो फ़ाइल रिसीव हुई। तो ये जो टाइम है ये सिर्फ़ एक ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए है। तो अगर नॉन परसिस्टेंट HTTP की बात करें तो इधर हमारे पास जो टाइम लग रहा है वो एक RTT मतलब जिसमें आपने इनिशिएट किया कनेक्शन, दूसरे RTT के अंदर आपने रिक्वेस्ट फ़ाइल की भेजी, ऑब्जेक्ट की फ़ाइल की रिक्वेस्ट भेजी और प्लस जो टाइम लगेगा वो उस फ़ाइल को रिसीव होने में कितना टाइम लगता है वो ट्रांसमिशन टाइम होगा, ठीक है? तो 2 RTT प्लस ट्रांसमिशन टाइम ये एक ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए। तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे तो मल्टीप्लाई बाय इसको n कर देंगे। तो आपके पास जो टाइम है वो 2 RTT पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है? प्लस जो ट्रांसमिशन टाइम है ऑब्जेक्ट को रिसीव करने का या ट्रांसमिट करने का वो। तो जबकि जो परसिस्टेंट HTTP है उधर ऐसा नहीं है, उधर सिर्फ 1 RTT के अंदर सारे ऑब्जेक्ट गेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक ही दफ़ा कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है और सारे ऑब्जेक्ट उसी कनेक्शन के अंदर आपको रिसीव हो जाएँगे। उधर जो टाइम है वो काफ़ी कम लगता है परसिस्टेंट के अंदर एज़ कम्पेयर टू नॉन परसिस्टेंट। अच्छा HTTP के रिक्वेस्ट मैसेजेस की बात करें तो हमारे पास 2 तरह के मैसेज होंगे, रिक्वेस्ट का या रिस्पॉन्स का। तो जो रिक्वेस्ट का मैसेज होगा उसकी अगर बात करें तो किस तरह का होगा, तो हमारे पास जो रिक्वेस्ट के लिए मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, कमांड इस्तेमाल की जाती हैं HTTP की, वो आपके पास गेट की है, पोस्ट की है या हेड की कमांड इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेट की कमांड इस्तेमाल हुई है। गेट क्या करना है हमने पास
ये एक यूआरएल हमारे पास, ये वाला होस्ट यूआरएल है, इसको आपने गेट करना है। तो ये आपके पास रिक्वेस्ट आप भेज रहे हैं इस यूआरएल को गेट करने की। देन यहाँ पे आप बता रहे हैं कि कौन सा वर्जन या कौन सा आपने परसिस्टेंट कनेक्शन इस्तेमाल करना है, नॉन परसिस्टेंट। तो 1.1 जो है एक्चुअली परसिस्टेंट कनेक्शन है। देन यहाँ पे आप यूज़र एजेंट और बताते हैं कौन सा वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, सॉरी, वेब ब्राउज़र का, और बहुत सी बाकी चीज़ें बताई जाती हैं। देन अगर रिक्वेस्ट मैसेज के फॉर्मेट की बात करें तो पहला चीज़ जो यहाँ पे होती है वो मेथड होता है। मेथड हमारे पास 3 तरह के हैं, गेट का, पोस्ट का या हेड का। देन उसके बाद रेफरेंस यूआरएल होता है, उसका वर्जन होता है, कौन से वर्जन के थ्रू। देन हेडर फील्ड की नेम होती है, ये एक्चुअली रिक्वेस्ट लाइन होती है पहली। उसके बाद फिर हेडर लाइंस होती हैं, फिर आपके पास जो बॉडी ऑफ मैसेज होता है वो होता है। देन इससे पूरे से मिलके आपके पास ये एचटीटीपी का रिक्वेस्ट मैसेज बनते हैं। मेथड्स की टाइप जो है हमारे पास, एचटीटीपी का जो वर्जन 1.0 था या जो नॉन परसेंट था, वहाँ पे हमारे पास गेट, पोस्ट और हेड का मेथड था। अच्छा, गेट के मेथड ने एक्चुअली वो जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है वो उसकी रिक्वेस्ट करता है। पोस्ट ने एक्चुअली अपलोड करना होता है, और हेड ने एक्चुअली आस्क सर्वर से रिक्वेस्ट करनी होती है कि टू लीव द रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द रिस्पॉन्स। ठीक है। जबकि एचटीटीपी 1.1 जो कि परसिस्टेंट है, उसके अंदर एक पुट का मेथड भी होता है और एक डिलीट का मेथड भी होता है। पुट का मेथड जो होता है वो जो स्पेसिफिक आपने पाथ बताया होता है उसके अंदर उस फाइल को अपलोड कर रहा होता है। जबकि डिलीट का मेथड जो होता है उस जो यूआरएल के अंदर जो फाइल स्पेसिफाई होती है उसको डिलीट कर रहा होता है। तो ये दो इसके अंदर एक्स्ट्रा मेथड हैं परसिस्टेंट के अंदर। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ मैसेज है वो रिस्पॉन्स का मैसेज हो सकता है फ्रॉम द सर्वर। तो रिस्पॉन्स किस तरह आएगा सर्वर का, तो उसका मैसेज किस तरह से होता है कि पहले आपको बताएगा कि रिस्पॉन्स कौन से प्रोटोकॉल स्टेटस से जानी है, उसका वर्जन कौन सा है। देन उसका एक कोड होता है, ये जो कोड है वो एक्चुअली बताता है कि ये रिस्पॉन्स का नेचर क्या है। देन उसमें फिर बाकी हेडर लाइंस होती हैं और हेडर का डाटा होता है। देन उसके साथ साथ फिर हमारे पास रिक्वेस्टेड जो HTML फाइल होती है वो होती है। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स कोड्स हैं ये एक्चुअली बहुत मैटर करते हैं। जैसे मशहूर रिस्पॉन्स कोड जो है वो कुछ इस तरह से हैं कि 200 का कोड ओके, अगर रिसीवर का मतलब है कि आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो आपके पास सक्सीड हो गई है और वो यूज़र अब आपको, सॉरी, जो सर्वर है वो आपको ऑब्जेक्ट गेट करके देगा। 301 का जो रिक्वेस्ट कोड है वो बताता है कि जो आपका जो रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट था वो न्यू लोकेशन पे मूव हो चुका है परमानेंट के तौर पे, वो फिर साथ लोकेशन भी बताया जाता है। 400 का जो रिस्पॉन्स कोड है वो आपको बताता है कि जो आपकी जो रिक्वेस्ट मैसेज था वो सर्वर ने अंडरस्टूड नहीं किया, तो उसका बैड रिक्वेस्ट आपने भेजी है। 404 सबसे मशहूर है, नॉट फाउंड यूआरएल के लिए इस्तेमाल किया है। या 505 जो है वो HTTP का वर्जन, अगर आप पुराना यूज़ कर रहा होगा सर्वर तो वो नॉट सपोर्टेड वर्जन का कोड देता है। तो कोई सवाल है यहाँ तक? अच्छा, चूंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं रिगार्डिंग द क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल, तो इधर हमारे पास जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है उसके अंदर जो वेबसाइट्स होती हैं या जो सर्वर्स होते हैं वो आपके पास कुछ कुकीज़ का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करती हैं। एक कुकी जो होती है वो एक्चुअली आपके पास अ, इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है ताकि यूज़र्स की जो वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन है वो परफॉर्म किया जाता है फास्टर। एक कुकी जो होती है उसके अंदर हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कुकी का जो पहला कंपोनेंट है अच्छा, पहला जो फील्ड होगी कुकी के अंदर वो एक्चुअली कुकी का हेडर होगा जिसके अंदर रिस्पॉन्स मैसेज होता है, और कुकी के हेडर की जो लाइन होगी वो एक्चुअली बताएगी कि HTTP का ये रिस्पॉन्स है या रिक्वेस्ट मैसेज।
कुकीज़ जो होती हैं वो एक्चुअली यूज़र होस्ट के ऊपर मैनेज की जाती हैं, ताकि वहीं से एक दफ़ा अगर सपोज़ आपने यूज़र नेम पासवर्ड एंटर कर दिया तो नेक्स्ट टाइम जो है वही जो इन्फॉर्मेशन है वो थ्रू आपकी वो आपके पास डेटाबेस के अंदर लोड हो जाएगी। आपको दोबारा उस तरह सेव नहीं करनी अप्लाई नहीं करना पड़ेगा यूज़र नेम पासवर्ड के लिए। तो इसकी एग्जांपल इसमें ले सकते हैं कि सपोज़ एक यूज़र है, उसने इंटरनेट एक्सेस करना है फ्रॉम हर पीसी। वो एक स्पेसिफिक ई-कॉमर्स वेबसाइट को पहली दफ़ा एक्सेस करती है, तो वहाँ पे उसके जब पहली दफ़ा एक्सेस करेगी तो अपना आईडी और बैकएंड पे जो डेटाबेस की अंदर एंट्री का पासवर्ड है वो देगी। नेक्स्ट टाइम अगर वो यही कुकी सेव कर लेती है तो नेक्स्ट टाइम उसकी कुकी वेरीफाई होगी, तो दोबारा यूज़र नेम पासवर्ड सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल कुछ ना देख सकते हैं, कुकीज़ जो होते हैं एक्चुअली स्टेट मेंटेन करती हैं, मगर लोकल होस्ट के ऊपर, सर्वर के ऊपर नहीं। तो ये क्लाइंट है सपोज़, ये एक वेबसाइट है ईबे, वो एक्सेस की यूजिंग द कुकी नंबर। ये कुकी का एक नंबर सेव होता है क्लाइंट के ऊपर। आफ्टर पहली दफ़ा जब करेगी तो उसने रिक्वेस्ट किया डेटाबेस के अंदर, जो बैकएंड पे डेटाबेस चलो सर्वर का, उधर वो चेक करेगा इसकी एंट्री है, अगर नहीं है तो वो क्रिएट करेगा एंट्री और फिर उसके बाद उसका यूजुअल रिस्पॉन्स भेजेगा। अच्छा, नेक्स्ट टाइम उसने जस्ट ये कुकी भेजनी है, और ये जो कुकी जब नेक्स्ट टाइम भेजी तो उसके अगेंस्ट उसको वो रिस्पॉन्स मैसेज भेज देगा। तो इस तरह से हमारे पास कुछ इस तरह से काम कर सकता है। तो कुकी जो होती है वो एक्चुअली नंबर ऑफ जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैसेजेस होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया। कुकी जो होती है वो आपके पास यूज़र की स्टेट मेंटेन कर रही होती है एट द लोकल मशीन। अच्छा, कुकी जो होती है वो एक्चुअली आपके यूज़र के मुतालिक बहुत सी इन्फॉर्मेशन अपने ऊपर सेव रखती है, जैसे यूज़र का आईडी, पासवर्ड। तो अगर किसी को ये पता हो कि यूज़र का आईडी, पासवर्ड क्या है, तो फिर वो बहुत सी चीज़ें उसकी एक्सेस कर सकता है। तो यूज़र जो कुकी होती है वो एक्चुअली प्राइवेसी का एक इश्यू भी है। तो कुकीज़ को हम लोग एन्क्रिप्ट भी करते हैं और बहुत से ऐसे मैकेनिज़्म हैं जो कि कुकी को सिक्योर करते हैं। अच्छा, तो अगर वेब की सर्विसेज़ की बात करें, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वेब कैशिंग का, या जिसको हम लोग प्रॉक्सी सर्वर भी कहते हैं। चूँकि हमारे पास जो मेन सर्वर होता है, वो मल्टीपल क्लाइंट से एक ही टाइम में डाटा रिक्वेस्ट उसके पास आ रही होती है, या काफ़ी ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइंट्स को वो सैटिस्फाई कर रहा होता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा क्लाइंट आपके पास कनेक्टेड हों एक सर्वर से, तो आपके पास सर्वर डाउन भी हो सकता है। उसके लिए फिर हम लोग प्रॉक्सी सर्वर का एक कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल करते हैं। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है कि ये एक्चुअली क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करता है विदाउट इन्वॉल्विंग द ओरिजिन सर्वर। तो कैसे करता है? इनिशियली आपने रिक्वेस्ट भेजी, प्रॉक्सी सर्वर के पास अगर उसका डाटा नहीं था, तो वो फिर ओरिजिन सर्वर तक वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा, और जो ओरिजिन सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा वो आपको भी फॉरवर्ड करेगा और साथ अपने पास भी सेव कर लेगा। नेक्स्ट टाइम किसी और क्लाइंट ने वही सेम वेब पेज एक्सेस करना हुआ, तो प्रॉक्सी सर्वर उसको आंसर कर देगा बजाय उसको ओरिजिन सर्वर के भेजे। तो प्रॉक्सी सर्वर का काम यही है कि ओरिजिन सर्वर से लोड को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, बाद दफ़ा हम लोग प्रॉक्सी सर्विस भी इस्तेमाल करते हैं ताकि यूज़र्स को कुछ लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके, या उनका एक्सेस सिक्योर किया जा सके। वीपीएन की सर्विस इस्तेमाल करके भी हम लोग प्रॉक्सी सर्विस इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तरह से हम लोग वेब के अंदर कैशिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो सर्वर है उस मेन सर्वर से लोड को कम से कम रिड्यूस कर दिया जाए। ठीक है, दूसरा ये कि आपके पास जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। कैशिंग की एग्जांपल हम लोग कुछ तरह से ले सकते हैं, क्विकली ज़रा इसको देख लेते हैं कि आपके पास सपोज़ एक आपने हमने कुछ यहाँ पे अज्यूम किया कि आपके पास जो एक ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ 100 किलो बिट्स है, और जो रिस्पॉन्स रेट है वो सपोज़ 15 सेकंड है फ्रॉम द ओरिजिन सर्वर। जो डाटा रेट है वो 1.5 एमबी है। आरटीटी जो लग रहा है वो 2 सेकंड का लग रहा है। जो लिंक रेट है वो 1.54 मेगाबिट पर सेकंड का लिंक रेट। तो यहाँ पे जो हमारे पास लिंक की यूटिलाइजेशन है वो अराउंड 15% है, जबकि जो एक्सेस लिंक है वो अराउंड 90% इस्तेमाल हो रहा है। कैसे? 1.5 डिवाइड बाय 1.54, तो अराउंड 90% जो है वो एक्सेस लिंक इस्तेमाल हो रहा है। जो टोटल डिले लगेगा वो आपके पास इंटरनेट तक का जाना डिले प्लस एक्सेस लेयर पर डिले प्लस जो लोकल नेटवर्क का डिले है वो। तो 2 मिनट तो आपके पास आरटीटी का टाइम है, प्लस आपके पास कुछ एक्सेस का डिले होगा, प्लस आपके पास
लैन के अंदर जो डिले है, लैन एक्चुअली ये है जहाँ पे ये एंड सिस्टम है, तो ये जो होगा ये कुछ माइक्रो सेकंड के अंदर होगा। तो अगर आपने एक्चुअली एक्सेस लिंक को हम लोग बात करें तो जो हमारे पास डाटा रेट है वो यहाँ पे 1.5 मेगाबिट पर सेकंड है और एक्सेस लिंक की जो स्पीड है 1.54 है। तो ये जो एक्सेस लिंक की यूटिलाइजेशन है वो अराउंड 99% वो यूटिलाइज हो रहा है। वो इसका मतलब ये कि 99% श्योरिटी है कि वो बिजी होगा या वो डाटा को कैरी कर रहा होगा। तो ये हमारे पास एक तरह की प्रॉब्लम है। इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोग अगर एक्सेस लिंक का यूटिलाइजेशन को कम करना हो तो एक्सेस लिंक का जो डाटा रेट है वो इंक्रीज़ कर देगा। सपोज़ 1.54 से इंक्रीज़ करके 10 टाइम्स 100 टाइम इंक्रीज़ किया तो 154 एमबीपीएस। तो हमारे पास जो लिंक यूटिलाइजेशन है वो 9.9 परसेंट की हो जाएगी, मगर ये करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है? इसके बजाय हम लोग क्या करते हैं कि लोकल कैशे इंस्टॉल कर लेते हैं। लोकल कैशे क्या करेगी कि आपके पास वही प्रॉक्सी सर्वर है। अब रिक्वेस्ट जो होंगी वो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू ओरिजिन सर्वर पे जाएँगी। अगर तो प्रॉक्सी सर्वर के पास ही डाटा मौजूद है, तो वो यहीं से उसको गेट करके देता है। तो एक तो नंबर ऑफ ट्रांसमिशन फीस कम हो गई एक्सेस लिंक के ऊपर, प्लस आपके पास जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा क्योंकि लैन के ऊपर ही आपको अब रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जो डिले है वो भी आपके पास इम्प्रूव हो गया। तो जो कॉस्ट है वेब कैशिंग की वो नो डाउट चीपर है, एक सॉल्यूशन हमारे पास है एज़ कम्पेयर टू हम लोग एक्सेस लिंक का जो यूटिलाइजेशन उसको इम्प्रूव करते हैं। तो ये जो एक्सेस लिंक की यूटिलाइजेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए हमने फिर ये इस्तेमाल किया है वेब कैशिंग को। देन अगर बात करें एचटीटीपी की तो यहाँ पे हमारे पास गेट के मेथड के अलावा कंडीशनल गेट का मेथड भी है। कंडीशनल गेट का मेथड का गोल ये होता है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट्स सेंड नहीं करने होते और आपने अपनी कैशे को भी अपडेट करना है तो उसके लिए फिर हम लोग कंडीशनल गेट का मेथड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि कैशेड कॉपी कब आपने रिक्वेस्ट की थी और अगर वो मॉडिफाई नहीं हुई तो उसको ही इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ये हमारे पास कंडीशनल गेट का मेथड है इस्तेमाल किया जाता है एचटीटीपी के अंदर। ये कुछ सारा आज के हवाले से था। तो अगर आपका सवाल है इसके में से तो आप पूछ सकते हैं।